आगे बढ़ाते हैं तो हम जब इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी में हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था इसके पहले हमने डिमांड इलास्टिसिटी की बात की थी और डिमांड इलास्टिसिटी के अंतर्गत 3 कंपोनेंट कनेक्टेड थे। पहले प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उसी वस्तु का मूल्य। तो जब उसी वस्तु का मूल्य एक वेरिएबल बन जाता है तो इसे हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। जब आपका वेरिएबल इनकम बन जाता है तो आपका इनकम इलास्टिसिटी कहलाता है और इसे हम लोग EY से डिनोट करते हैं, जबकि प्राइस इलास्टिसिटी को EP से डिनोट करते हैं। और अगर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी प्रभावित करने लगती है तो उसे हम लोग EXY यानी X और Y, एक कमोडिटी यानी X कमोडिटी जिसका प्राइस में भी हो सकता है या क्वांटिटी, बट अनदर कमोडिटी का प्राइस होगा। अगर एक कमोडिटी है उसका क्वांटिटी है तो अनदर कमोडिटी का प्राइस होगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं EXY के रूप में रखते हैं और हम यहाँ पर ED लिखते हैं। ED का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसमें प्राइस इलास्टिसिटी एक पार्ट है जिसमें एक वेरिएबल आपका प्राइस होता है। अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली, डिमांड में कोई ना कोई चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप पाया जाता है तो हम वहाँ पर क्या कह देंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी है। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि पहला प्राइस इलास्टिसिटी पे हम बात करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि आखिर प्राइस इलास्टिसिटी कैसे वर्क करती है। तो जब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी की जब बात करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी जिसे हम लोग EP कहते हैं, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी होता है तथा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका प्राइस होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल काम करते हैं और अनदर वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है या न्यूट्रल हम उनको कह सकते हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरा आपका होता है कॉर्ड, जिसको आप लोग कहते हैं चाप मांग की लोच, मांग की लोच, कॉर्ड बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट होते हैं। तो पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी और कॉर्ड प्राइस इलास्टिसिटी, हम 2 प्रकार के प्राइस इलास्टिसिटी, चाप मांग मूल्य की लोच, ठीक है, ये। तो हम ये 2 प्रकार के प्राइस इलास्टिसिटी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। अब देखिए जब हम पहले टॉपिक की बात करते हैं बिंदु मांग की मूल्य लोच, बिंदु मांग की मूल्य लोच, जब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो पहले पॉइंट के अंतर्गत एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज दैट आपसे कहा जाए कि P बराबर 2 पर प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करिए, P बराबर 10 पर प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करिए, P बराबर 8 पर प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करिए। तो जब हम इस प्रकार की प्राइस इलास्टिसिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें बिंदु मांग की लोच या आपका कहेंगे पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें एक आपको प्राइस गिवन होगा, ठीक है, या आपको एक क्वांटिटी गिवन होगा। अगर क्वांटिटी गिवन है तो आपको प्राइस निकालना होगा एंड ये 2 चीज़ों में से एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन रहेगी, इसमें डिमांड फंक्शन आपको दिया रहेगा, डिमांड फंक्शन आपको दिया रहेगा, यानी इसको प्राइस फंक्शन भी आप कह सकते हो, प्राइस फंक्शन भी दिया रहता है। तो ये आपके पास कंपोनेंट रहेंगे कि एक आपका डिमांड फंक्शन रहेगा या प्राइस फंक्शन रहेगा, साथ ही साथ
P एंड Q की एक वैल्यू गिवन रहेगी और उसके आधार पर आपको जो है प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का मान इकाई के बराबर आता है तो हम कहेंगे यूनिट इलास्टिसिटी, मांग क्या, इकाई मांग की लोच, मांग की मूल्य लोच, इकाई मांग की मूल्य लोच की संज्ञा देंगे। दूसरा, अगर EP इज ग्रेटर देन 1 गिवन है तो इसका मतलब होता है इकाई से अधिक, इकाई से अधिक मांग की मूल्य लोच। ठीक है, तो मांग की मूल्य लोच यह हरदम किस पे काम करती है, आरामदायक वस्तुओं में काम करती है। ठीक है, आरामदायक वस्तुएं वो होती हैं जो आपकी वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ाने वाली कोई भी चीज होगी वो आपकी यूनिट इलास्टिसिटी के अंतर्गत मानी जाएगी। वहीं अगर इलास्टिसिटी का मान 1 से ज़्यादा है तो इस प्रकार की वस्तु विलासी श्रेणी में हम लोग रखते हैं। किसमें, विलासिता वाले में। और इसके अंतर्गत विलासी वस्तुएं कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो आपकी वर्किंग इफिशियंसी को डिक्लाइन कर देती हैं। ठीक है, तो वर्किंग इफिशियंसी को डिक्लाइन करने वाली, ठीक है, एक मैं मोटा मोटा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का आप लेते हो एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक्स आपकी एनर्जी बूस्ट नहीं करती है बल्कि रिफ्रेश कर देती है, बट उससे कहीं ना कहीं हानिकारक हानियां ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि इस प्रकार की कमोडिटी में जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो ग्रेटर देन 1 होता है। और तीसरा होता है EP इज लेस देन 1, और इस तरह की वस्तुएं क्या होता है, लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी कहलाता है, यानी इकाई से कम मांग की मूल्य लोच कहलाती है। और इस प्रकार की वस्तु जो होती है वो आवश्यक वस्तु की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब आपको साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप आवश्यक वस्तु को और आरामदायक वस्तु को में कोई अंतर आप नहीं समझते हो। ठीक है, आरामदायक वस्तु वो होती है जो आपकी वर्किंग इफिशियंसी को इम्प्रूव करती है, और आवश्यक वस्तु वो होती है जो आपकी वर्किंग इफिशियंसी को मेंटेन रखती है, मेंटेन रखती है। ठीक है, तो इसको जैसे आपने क्या किया कि खाना खाया, ठीक है, दैट इज इसेंशियल कमोडिटी, खाना क्योंकि हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते हैं, तो वो इसेंशियल कमोडिटी है। लेकिन अगर आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीज खाई, काजू पिस्ता बादाम आपने खाने लगे, तो वो क्या हो जाएगी, आरामदायक कमोडिटी के अंतर्गत आ जाएगी, बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग योर इफिशियंसी, वो आपकी इफिशियंसी को इंप्रूव कर दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट करना बहुत जरूरी है कि 3 प्रकार की जो इलास्टिसिटी होती है यही रियल लाइफ में पाई जाती है, रियल लाइफ में हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, बाकी 2 प्रकार की होती हैं जिसको हम चौथी कैटेगरी में लाते हैं, EP इक्वल टू 0, ये पूर्णतया बेलोचदार के अंतर्गत आता है। पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार का मतलब क्या होता है, ऐसी कमोडिटी जिसकी डिमांड में प्राइस का कोई इंपैक्ट ना पड़े, ऐसी कमोडिटी। ठीक है, कोई ऐसी कमोडिटी होगी चाहे वो प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, बट उस पर प्राइस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, डिमांड उतनी रहती। जैसे मैंने कोई कमोडिटी है 10 यूनिट मैंने खरीदा, सपोज दैट 10 यूनिट खरीदने के बाद चाहे ये 1 लाख रुपए की मिले तो मैं 10 यूनिट खरीदूंगा, चाहे ये 2 लाख रुपए की मिले तो भी मैं 10 यूनिट खरीदूंगा, चाहे ये 3 लाख रुपए की मिले तो भी मैं 10 यूनिट खरीदूंगा। तो इस पर प्राइस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की कमोडिटी को हम लोग पूर्णतया बेलोचदार वाली वस्तुएं कहते हैं। और ये कौन सी वस्तुएं होती हैं, अगर मैं मोटा मोटा एग्जाम्पल कहूं तो ये जीवन रक्षक वस्तुएं पाई जाती हैं। जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, अगर आपके जीवन और मरण का प्रश्न है, ठीक है, आपको एक गिलास पानी है जिससे आपका जीवन बच सकता है तो आप उसके लिए लाखों रुपए दे सकते हो। ठीक है, वहां पर प्राइस क्या होता है, प्राइस मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो जब
पूर्णतः बेलोचदार कमोडिटी कौन सी होती है? जहां पर प्राइस का रोल बिल्कुल खत्म हो जाए, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे, बट हम फिक्स है इतनी वस्तुएं लेंगे। अब पांचवी जो कमोडिटी मैंने आपके साथ डिस्कस की वो है ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट। ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में अगर कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, नहीं मिलता है बुक्स में, ठीक है। अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ा तो डिमांड जीरो, और अगर प्राइस थोड़ा सा कम हुआ चाहे भले 1%, तो डिमांड क्या हो जाती है? डिमांड गोइंग ऑन इनफाइनाइट हो जाती है, और रियल लाइफ में इस प्रकार की कोई वस्तुएं नहीं पाई जाती है। दैट इज द रियलिटी। तो ये जो आपके पास ईपी इज इनफाइनाइट होता है, इसमें इंटरव्यू में आधे बच्चे फंस जाते हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ईपी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आप बता के बताओ, बता के दिखाओ, तो नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो ईपी इज इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इफ प्राइस राइज, थोड़ा सा प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, और अगर प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ऐसा नेचर में कभी वस्तुएं नहीं होती हैं। अगर ऐसा नेचर में वस्तुएं आती तो उसको हम लोग इसी कैटेगरी की कमोडिटी के अंतर्गत रख देते। तो चलिए, जब हम पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन कैटेगरी के अंतर्गत ही आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे एग्जाम में रिजल्ट तो निकाल देते हैं, बट रिजल्ट कहता क्या है ये नहीं निकाल पाते हैं। तो रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन आना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट को रिपोर्ट आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यही बात ही कहती है कि जो आपका रिजल्ट आया है वो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में उसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में वो लिखना आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आपका आंसर आ जाएगा, आंसर के नीचे आपको एक लाइन या 2 लाइन में लिखना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी का मान 0.5 है। इसका मतलब होता है कि ये यूनिट इलास्टिसिटी से कम है, वस्तु क्या हो जाएगी? आपके पास आवश्यक वस्तु है, अर्थात इसके मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन, मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं ला रहा है। तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखना आना चाहिए, तब मैथमेटिकल। मैंने देखा बच्चे मैथ्स तो लगा देते हैं, जो इंटर मैथ्स में होते हैं बच्चे वो बहुत जल्दी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पकड़ते हैं, लेकिन उनका सबसे वीक पॉइंट ये होता है कि वो उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उनसे कह दो कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन कर देंगे, बट वो कैलकुलेशन की रिपोर्ट नहीं वो लिखते। तब मैं समझ जाता हूं कि द स्टूडेंट बिलोंगिंग फ्रॉम द मैथमेटिक बैकग्राउंड, बट उसकी इकोनॉमिक्स वीक है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको इकोनॉमिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन प्रॉपर बनाना पड़ेगा, और उस कॉम्बिनेशन के आधार पे काम करना होगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को, और उसके आधार पर हम आगे बात करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कैसे चीजों को लिखते हैं, कैसे इंटरप्रेटेट करते हैं। एग्जाम्पल, एक वस्तु का डिमांड फंक्शन Q इक्वल टू 10 माइनस P है, ये डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है। P इक्वल टू 3 पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए। डिमांड की गणना कीजिए एंड कमोडिटी का नेचर भी बताइए। नेचर भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो इस तरह के प्रश्नों में आपको पहले आप डिमांड फंक्शन को नोट कर लीजिए, Q इक्वल टू 10 माइनस P,
और इसमें इस p का मान रख दीजिए। तो ऑन द पुटिंग वैल्यू p इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन नंबर 1 या इन द डिमांड फंक्शन, तो हमारे पास हो जाएगा द वैल्यू ऑफ q 10 माइनस 3 इट विल बी q इक्वल टू 7। तो या तो p का मान दिया रहेगा तो q का मान आपको एक्सेस कर लेना है, अगर q का मान दिया है तो आपको p का मान एक्सेस कर लेना है। यानी आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं q एंड p, किसी एक वेरिएबल का मान अगर दिया रहता है तो उसके आधार पर हम दूसरे वेरिएबल का मान इस तरह करके एक्सेस कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है वो इलास्टिसिटी का फार्मूला कहता है ई पी इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी की मैं बात करता हूं, जब आपका समीकरण हो तो आपको अवकलन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसके संदर्भ में अवकलन करना, ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे यहीं पर गड़बड़ा देते हैं कि आपका जो डीपी है यानी p जो है वो आपके इक्वल के राइट हैंड साइड होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट में बी पॉसिबल, कभी कभी एक ऐसी सिचुएशंस होती जिसमें p आपका बाएं साइड हो जाता है और आप किसी भी तरीके से उसको दाहिने साइड नहीं ला पाते हो, तो उस कंडीशन में भी आप इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और उसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन कर करके। क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन का मेथड यूज किया जाता है जब आपसे ये संभव ना हो सके कि p को हम दाहिने नहीं ला पाते हैं। पहले तो कोशिश करिए p ऑलवेज कहाँ पे हो, फलन में दाहिने साइड हो, p फलन में दाहिने साइड हो, तभी इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फलन है जिसमें p q की साइड होता है और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, q होता है, और वो कभी उस सिचुएशंस में इक्वेशन को हम चाहे जितना सिंप्लीफाई करते हैं बट आपका p दाहिने साइड नहीं आ पाता है, तो वहां पर एज इट इज सिचुएशंस का प्रयोग करते हैं और बाद में हम इनवर्स फंक्शन का फार्मूला लगाते हैं और उसके आधार पर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आंसर को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तो सिंपल है कि यहां पर ऑलरेडी पहली चीज तो है कि दाहिने साइड p है और इसको हमने जो मांग फलन है 10 माइनस p, अब इसका क्या करना है कि हमको ये वैल्यू एक्सेस करनी है, तो यानी डी डेल्टा डी क्यू अपॉन डी पी, तो यानी आपको लिखना पड़ेगा। देखो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट वीक कहाँ पर होता है, वो लिखना नहीं जानता क्या लिखा जाए, ठीक है। और जो नॉन मैथमेटिक्स है उसको इकोनॉमिक्स आती है, लिखना पता है, बट मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो दोनों लोगों को बहुत केयरफुली समझना है। तो इसमें लिखना पड़ेगा उपरोक्त मांग फलन को, उपरोक्त मांग फलन को p के सापेक्ष अवकलन करने पर या प्रथम घात अवकलन करने पर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रथम घात अवकलन करने पर, प्रथम घात अवकलन करने पर, ठीक है। तो प्रथम घात अवकलन करना है। तो आपने, अब मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी में है बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसका जब मैं अवकलन करता हूं तो d अपॉन डी क्यू, ब्रैकेट में q हो जाता है, इक्वल टू d अपॉन डी क्यू, ब्रैकेट में 10 माइनस p हो जाता है, ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो डी क्यू अपॉन डी p के सापेक्ष है ना, ओके गड़बड़ हो गया, फिर से हम देखते हैं, d अपॉन डी पी ब्रैकेट में q इक्वल टू d अपॉन डी पी आपका 10 माइनस p। जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने में 10 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है, और p जिसकी पावर 1 होती है आप जानते हो उसका अवकलन का मान -1 आ जाएगा,
ठीक है, पी की जिसकी घात 1 होती है उसका अवकलन का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो जब हम मैथमेटिक्स की प्रॉपर रेगुलर क्लास लेंगे तो उसमें हम 1 हफ्ते केवल अवकलन करना सिखाएंगे, वहाँ पर आप अवकलन करना फिर से सीखिएगा। जिन लोगों को नहीं आता और जिनको आ रहा होगा उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो देखिए, अब आप ऊपर वाले समीकरण, ऊपर वाले उसमें देखिएगा आपका ये फार्मूले में कि आपने डी क्यू अपॉन डी पी की वैल्यू तो एक्सेस कर ली है, डी क्यू अपॉन डी पी की वैल्यू निकाल ली है। वो कितनी निकाल ली है, -1 आपने निकाल ली है। ठीक है, पी की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन थी, पी की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन थी। ठीक है, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी आपको निकाल चुके हो, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। इन तीनों वैल्यूज को आप रख दोगे तो जब रखने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वही इलास्टिसिटी कहलाएगी। तो चलो, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू अपॉन डी पी, पी एंड क्यू वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ ई पी। तो माइनस, फार्मूला का माइनस, ब्रैकेट में -1 इंटू पी का मान आपके पास 3 गिवन है और आपके पास क्यू का मान 7 है। जब माइनस से माइनस कैंसिल, 3/7 आ जाता है और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगता है और 0.4 आ जाता है। ठीक है, 0.4 आ जाता है और ये क्या है, ई पी इज लेस देन 1 है। यानी ई पी इज लेस देन 1 का मतलब ये होता है कि आपका यूनिट इलास्टिसिटी से कम है इसका मान। तो जब यूनिट इलास्टिसिटी से इसका मान कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु क्या होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मांग की मूल्य लोच का मान, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मांग की मूल्य लोच का मान 0.4 है जो इकाई से कम है, इकाई से कम है। ठीक है, यूनिट इलास्टिसिटी से कम है, अतः वस्तु आवश्यक होगी। ये स्टेटमेंट आपका रिपोर्टिंग मेथड दिखाता है। ठीक है, मतलब ये नहीं होता कि 0.4 आ गया, अब 0.4 से हमसे कोई मतलब नहीं और उसी के नीचे बच्चे आंसर लिख देते हैं। नहीं, दैट इज रॉन्ग मेथड। आप उस आंसर की रिपोर्टिंग करिए। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कहती है कि इन द टर्मोलॉजी, इकोनॉमिक्स के टर्मोलॉजी में उन चीज़ों को बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ है। ठीक है, तभी आप बता सकते हो कि हमने ये जो आंसर पाए हैं इस आंसर से हम ये चीज़ें निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर इसका आया है और इसका मतलब ये होता है। नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है और जब कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो ये प्रॉब्लम आपको आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो पॉइंट इलास्टिसिटी का मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और फिर आप अपने क्वेश्चंस को, जो आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उन क्वेश्चंस को नोट रखना, फिर हम लोग आपके साथ डिस्कस भी करेंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो, सपोज दैट, अनदर एग्जांपल पे आते हैं। अनदर एग्जांपल पे एक उपभोक्ता का मांग फलन Q इक्वल टू 20 माइनस पी स्क्वायर है। ठीक है, P इक्वल टू 3 पर मांग की मूल्य लोच की गणना कीजिए। सिंपल है, पहले P का मान रख दीजिए समीकरण में, Q इक्वल टू 20 माइनस 3, तो आपके पास 20 माइनस 3 स्क्वायर है 9 हो जाएगा। Q इक्वल टू 11 है, तो ये आपका 11 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास P का मान भी है, हमारे पास Q का मान भी है। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, क्योंकि मुझे फार्मूले में पता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू, तो इसमें आपको डी क्यू अपॉन डी पी निकालना है, P का मान निकालना है एंड Q का मान निकालना है। ठीक है, तो P का मान हमने निकाल लिया क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, Q का मान हमने निकाल लिया दैट इज 11।
अब डी क्यू अपॉन डी पी का मान निकालना है, यानी इस मांग फलन को पी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिख लेते हैं क्यू इक्वल टू 20 माइनस पी स्क्वायर। उपरोक्त, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त मांग फलन को मूल्य के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए मूल्य के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी पी इक्वल टू डी अपॉन डी पी ब्रैकेट में 20 माइनस पी स्क्वायर, अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस 2p आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2p। तो ये माइनस 2p किसकी है, डी क्यू अपॉन डी पी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे p अननोन वेरिएबल है, अभी भी अननोन वेरिएबल है, और p का मान आप यहाँ से उठाकर इसमें पुट कर दीजिए। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 3, p बराबर 3 का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा -6। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी क्यू अपॉन डी पी की वैल्यू हो जाएगी। और ये आपके पास तीनों वैल्यू हो गई, आपके पास फर्स्ट वैल्यू, आपके पास सेकेंड वैल्यू, आपके पास 3 वैल्यू। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला, ठीक है, इलास्टिसिटी फार्मूले पे हम रख देते हैं, तो इक्वल टू -6 इंटू पी का मान 3, आपके पास क्यू का मान 11, 6×6 18 बटे 11, आपके पास क्या हो जाएगा, 11 एक कम 11 बचेगा 7 और 11 छक्के 66, तो 1.6 आ जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 1.6 है। अब आपको इसको रिपोर्ट करना आना होना चाहिए। ठीक है, तो 1.6 इट मीन्स ये जो आपकी इलास्टिसिटी आई है ये आपके पास क्या है, ये आपका यूनिट इलास्टिसिटी से ज़्यादा है। तो जब यूनिट इलास्टिसिटी से ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब होता है, तो आप लिखोगे रिपोर्ट में कि प्राप्त मांग की मूल्य लोच 1.6 है, जो कि इकाई से अधिक है, इकाई से अधिक है, अर्थात वस्तु विलासी होगी। ठीक है, कमोडिटी क्या होगी, लग्जरियस कमोडिटी आपके पास होगी। तो लग्जरियस कमोडिटी के संदर्भ में हम इस तरह के इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग निकाल करके मुझे आंसर बताइएगा। लाइव ही हम लोग काम करेंगे, आप पहले सॉल्व करोगे फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का मांग फलन P इक्वल टू 11 माइनस Q है, ये डिमांड फंक्शन है। Q इक्वल टू 2 पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एंड नेचर ऑफ द कमोडिटी बताइए। ये आपका डिमांड फलन है, ये आपका बॉक्स के अंदर मैंने डिमांड फलन रखा है। तो अब आप आंसर निकाल करके मुझे फटाक से बताइए, 5 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं, सभी लोग लगाइए, फिर मैं सॉल्व करूँगा। तो ये डिमांड फंक्शन है, लेकिन इस डिमांड फंक्शन में आप देखिएगा बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो P है वो उल्टी साइड रखा है, जबकि इसको दाहिने साइड होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं और Q को बाएं साइड, तो जब Q आता है तो प्लस में आ जाएगा, Q इक्वल टू 11 माइनस P कर लेते हैं। तो सबसे पहले रीअरेंज द वेरिएबल इन द डिमांड फंक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे जो नियम था उस नियम के विरुद्ध P डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह था और Q इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर Q का मान चाहे तो आप ऊपर वाले ही इक्वेशन में रख दीजिए। तो जब Q का मान आप 2 रखोगे तो Q का मान 2 रखने के बाद P का मान आपका 9 प्राप्त हो जाता है। तो लो, 2 वेरिएबल का मान आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब तीसरा क्या करेंगे, इस डिमांड फंक्शन को P के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी क्यू अपॉन डी पी इक्वल टू डी अपॉन डी पी ब्रैकेट में
क्या हो जाएगा, 11 माइनस पी हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन जब करते हैं तो 11 का 0 और p का -1 हो जाएगा, तो डी क्यू अपॉन डी पी। तो डी क्यू अपॉन डी पी का मान कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो देखो तीनों वेरिएबल जो इंपॉर्टेंट थे हमने उनका मान निकाल लिया है, और जब तीनों वेरिएबल का मान निकाल लिया है तो आप फार्मूले में रख दीजिए। तो ई पी इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है। और यहाँ पर तीनों वैल्यू रख देते हैं। तो पहली वैल्यू -1 है, इंटू पी का मान 9 है और क्यू का मान 2 है, तो आपका हो जाएगा 9/2, तो आपका हो जाएगा 4.5। तो ये आपके पास इलास्टिसिटी है विच इज ग्रेटर दैन ई पी, जो आपके पास है ग्रेटर दैन 1 है। इसका मतलब होता है कि वस्तु क्या होगी, आराम नहीं, सॉरी, वस्तु विलासी होगी। रिपोर्टिंग मेथड आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो इस तरह आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना सीखोगे तभी कुछ आ पाएगा। तो ये हमने मैथमेटिकल है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा हमारे साथ।